Good afternoon, dear students. Today we will start next chapter, that is the 16th chapter, depreciation, in which we have to learn meaning of depreciation, causes of depreciation. Third is need for providing depreciation. Fourth point is factors determining the amount of depreciation. Fifth is the methods of providing depreciation, in which we have learned straight line method and written down value method. Okay, and next a distinction between straight line method and written down value method, and then methods of recording depreciation and asset disposal account. So CBSE के accordingly means asset disposal account is deleted now. So हम लोग यहाँ पर मेनली जो है वो टू मेथड करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ओके, विद प्रोविजन. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इसको भी हम क्रिएट करेंगे. ओके, so students, let's start this chapter. First of all, what is the meaning of depreciation? So students, in every business there are certain assets of a fixed nature. आपको पता ही है कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हमारे फिक्स नेचर की हैं और दैट आर द नीडेड फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. इनकी नीड है किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए. तो इसके लिए फॉर एग्जांपल है जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट. ओके, so these assets have a definite span of life. इनकी एक definite span of life रहती है. मीन्स ये कब तक, ये हम एक आइडिया लेके चलते हैं या एक ये सोच के चलते हैं कि इनकी एक लाइफ है, जैसे 5 years, 10 years, 8 years ये प्रॉपरली वर्क करेंगे और उसके बाद में भी ये वर्क ना करें या फिर जितने अच्छे से अभी वर्क कर रही हैं उतने अच्छे से ना कर पाए. ठीक है, तो आफ्टर द एक्सपायरी, या तो उनकी एक्सपायरी हो सकती है उस टाइम पीरियड के बाद, ऑफ विच द एसेट्स विल लूज देयर यूजफुलनेस फॉर द बिजनेस ऑपरेशन. ठीक है, उस पर्टिकुलर लाइफ के बाद वो एसेट्स जो हैं वो अपनी यूजफुलनेस को खो देती हैं. तो फॉल इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ सच एसेट्स ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन. जो भी इसकी वजह से एसेट की वैल्यू डाउन होती है, मतलब हम उसके जो यूज करते हैं, उसकी जो यूटिलिटी है उसको कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं उसकी वजह से, या फिर उसके जो एक्सपायर होने की वजह से, टाइमली एक्सपायर होने की वजह से जो भी उसकी वैल्यू जो डाउन होती है, फॉल होती है, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन. ठीक है, इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. So in other words, the cost of a fixed asset over its useful life is known as depreciation. Okay, you can do any definition from these definitions. According to R. and Carter, depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause. किसी भी कारण से हो सकता है, वो permanent decrease होता है. depreciation का मतलब उस value को, उस एसेट की जो वैल्यू है वो परमानेंटली डिक्रीज हो जाती है. ओके, या और यू कैन डू विलियम पिकल. डेप्रिसिएशन मे बी डिफाइंड एज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग diminution in the quality, quantity or the value of an asset. इसका मतलब भी यही है, इसकी क्वालिटी की वैल्यू कम हो जाएगी कॉन्टिन्यूसली इसका यूज होने की वजह से, उसकी क्वांटिटी या फिर उसकी जो वैल्यू है उसको उसमें डिक्रीज हो जाएगा. तो इट मीन्स ये परमानेंटली होता है. ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेप्रिसिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेप्रिसिएशन इज अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट लैंड. स्टूडेंट्स, लैंड जो है इसके ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते हम लोग. एक लैंड एसेट फिक्स्ड एसेट ऐसी है जिसको हम यहाँ पर स्किप करेंगे. और जो है हैव डेप्रिसिएशन सभी के ऊपर लगता है. तो सच फॉल और इज ऑफ अ परमानेंट नेचर. ये जो फॉल आता है ये परमानेंटली होता है. वंस द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द डेप्रिसिएशन, तो इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. एक बार जब कोई भी वैल्यू डाउन हो जाती है, उसका डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं उसके ऊपर, तो फिर उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे हम शो नहीं करते हैं. डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करके शो किया जाता है. ठीक है, बैलेंस शीट में. थर्ड पॉइंट इज डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ एसेट विल डिक्लाइन. ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है क्योंकि जो उसकी एसेट की वैल्यू है वो लगातार कम होती जा रही है. चाहे आप उसको कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हो, अगर नहीं भी बाई चांस कर रहे हो, तब भी उसका जो मॉडल है ये कह लो कि वो ओल्ड हो जाएगा या उसके ऑब्सोलेंस हो जाएगा, मतलब वो यूज करने लायक नहीं रहेगी,
या उसके जो फीचर्स हैं वो पुराने हो जाएंगे, कुछ भी मतलब रीजन हो सकता है इसके पीछे, तो अल्टीमेटली उसकी जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो रही है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम डेप्रिसिएशन से एसेट के वैल्यूएशन को यहाँ निकाल रहे हैं, तो इसका एक्चुअल मेन जो हमारा इसका जो रीजन होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू इट्स इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर हमने 10 लाख में कोई भी मशीनरी आज परचेज की है और सपोज कर लो कि 10% के अकॉर्डिंगली ही हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और उसकी स्पैन ऑफ लाइफ, एस्टिमेटेड स्पैन ऑफ लाइफ इज 10 ईयर्स, तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि 1 लाख जो है उसके ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम 1 लाख जो है वो डेप्रिसिएशन जब करते हैं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड मीन्स उसके वहीं से चार्ज करेंगे इसको एज, ये एक्सपेंस है हमारा, तो एक्सपेंस को लेते हुए हम उसमें से डिडक्ट करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट हर बार 1 लाख से कम होता चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हम उसकी जो कॉस्ट है 10 लाख की, उसको यहाँ से हम रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू इट्स इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ। तो 10 सालों में ये पूरा 10 लाख जो है हम उसमें से जो उसकी जो कॉस्ट है वो इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। सो इट डिक्रीजेज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। ये मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है, उसकी बुक वैल्यू को कंसिडर करता है। तो ऑलवेज इट डिक्रीजेज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, नॉट मार्केट वैल्यू। ओके, मार्केट वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, बट हमें कंसिडर करना है उसकी बुक वैल्यू को, यानी कि जिससे हमने इसको परचेज किया उसी को कॉस्ट वैल्यू को ही हम उसको बुक में शो करते हैं, और उन्हीं उसी बुक वैल्यू को हम आगे कंसिडर करेंगे लास्ट तक, ठीक है। द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो जो टेंजिबल है उन्हीं के ऊपर हम डेप्रिसिएशन जो है वो लगाते हैं, इंटेंजिबल पे नहीं लगाते हैं। द टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर वेस्टिंग एसेट्स, जैसे इवन वेस्टिंग एसेट्स पे भी नहीं लगाते, जैसे कि माइंस, ऑयल वेल्स, ठीक है। तो इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, यहाँ कुछ भी पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, ना तो कैश इनफ्लो है और ना ही आउटफ्लो है, तो दैट्स व्हाई इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। यहाँ पर कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, तो दैट्स व्हाई दैट इज द नॉन कैश एक्सपेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब किस वजह से डेप्रिसिएशन जो है वो, उसके क्या कॉजेज हैं कि जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय कांस्टेंट यूज। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जो भी एसेट बिजनेस से आई है उसको रूटीन में यूज किया जाता है। तो ड्यू टू कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट इन बिजनेस ऑपरेशन, वियर एंड टियर अराइजेज। आपको पता है छोटी मोटी टूट फूट होती है या उसका यूज हो रहा है तो कुछ गिरावट वगैरह आएगी, सो इन दैट विच रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ योर वैल्यू। इसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है उसमें डिक्लाइन होगी, वो कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। So the value of majority of asset decreases with the passage of the time. जैसे जैसे टाइम पास होता है तब उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। आपको पता है हर बार कोई भी आप कुछ भी परचेज करते हो तो वो जब भी आप उसको न्यू परचेज करते हो तो वो न्यू फीचर्स के साथ आपको अवेलेबल होता है, लेकिन जैसे टाइम निकलता है तो न्यू फीचर्स के साथ अपडेशन होती रहती है, तो पुरानी जो आपकी मशीनरी लगा लो या कुछ भी आपके पास जो है वो आपकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। मतलब जस्ट अगर आपने इसको यूज नहीं भी किया है तो जस्ट पासिंग ऑफ टाइम, भी टाइम पास होने की वजह से भी, या कह लो कि अगर आपके पास वो 2 या 3 साल से है तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, क्योंकि उसके बाद की जो मॉडल है वो काफी एडवांस हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई सो दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस। चाहे आप उसको बिजनेस में नहीं भी यूज कर रहे तब भी आप उसकी वैल्यू जो है वो कम करते हो, ठीक है। तो नेचुरल फोर्सेज सच एज जैसे कि रेन, विंड्स, वेदर एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द deterioration of their value। ओके, तो इससे भी उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इन चीज़ों का भी कंट्रीब्यूशन है, अगर वो पड़ी पड़ी भी उसके ऊपर जो हमारे सीजन है उनका इफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी उनके वैल्यू को हम नहीं रोक सकते, वो भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। देयर आर सर्टेन स्पैन ऑफ लाइफ सच एज लीव। तो ये कुछ एसेट हमारी ऐसी होती हैं जिनकी स्पैन ऑफ लाइफ होती है लीज जैसे होता है। फॉर एग्जांपल, लीज हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर 20 years for which 5 lakh, it will lose 1/20th, that is a 25,000 of value each year, whether utilized or not, so that at the end of 20th year its value is reduced to 0।
जो लीज से कुछ भी हम लेते हैं, तो अगर उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है जैसे, तो उसके लिए तो प्रॉपरली आपके पास गिवन है टाइमिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या रहेगा, जितने भी टाइम की उसकी वैल्यूज है उतने ही टाइम से हम उसको डिवाइड करके पर ईयर उसकी जो भी हमें कॉस्ट पड़ रही है या पर ईयर जो भी हमें लॉस हो रहा है उसका, वो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते रहेंगे। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि ये है कि जो लीज पे जो भी हमारी प्रॉपर्टीज रहती हैं उनकी वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम के बाद जीरो हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है बाय ऑब्सोलेंस। Quite often, due to the new inventions and improved techniques, the old assets become obsolete and may have to be discarded, even if they can be put to use physically. Obsolescence मतलब आप समझिए किसी नई नई मशीनरीज या नए नए उसमें इन्वेंशंस हो रही हैं, सो दैट्स वाई पुरानी जो चीजें हैं उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है। नेक्स्ट बाय एक्सीडेंट, तो समटाइम मशीन में बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, ओके, और व्हीकल में भी डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट, जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है उसकी वजह से व्हीकल आपका खत्म हो जाता है। सो दैट्स वाई अब उसकी लाइफ से पहले ही वो पूरा डैमेज हो सकता है। तो अगर हमारे पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया या वो डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी रीजन से, तो वो उसकी वैल्यू तब भी उसकी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट इज बाय डेप्लीशन। डेप्लीशन इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टेज एसेट्स। वेस्टेज एसेट्स है हमारे जैसे ऑयल वेल्स, माइंस, ठीक है, इनका कांस्टेंट वर्किंग होती है, तो डेप्लीशन इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टेज एसेट्स। Okay, next step, by permanent fall in market price, though the fluctuations in the market value of fixed assets are not recorded because such assets are not meant for resale. ठीक है, but for use in business, हम business में इसको use करना चाहते हैं, so sometimes the fall in the value of certain fixed assets is treated as depreciation. ठीक है, such as जैसे कि हम permanent fall in the value of the investment, अगर investment में इसकी permanently value कम हो जाती है तो उसको भी हम एज ए इसका डेप्रिसिएशन कंसिडर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द नीड, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन को लगाने की या हमें चार्ज करने की क्या नीड है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर असर्टेनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पता ही है कि हम एसेट्स यूज किए जा रहे हैं और एसेट्स की वैल्यू हम बैलेंस शीट में अगर वही बनाए रखेंगे जिससे हमने उसको परचेज किया है, इनकी कॉस्ट वैल्यू, तो आपको ये भी क्लियर होगा कि वो एक हमारी फेक इंफॉर्मेशन रहेगी। वो एक तरह से मिसकॉन्सेप्शन जिसको आप कहते हैं, हम उसको हमको अपने आप को वही शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, हमारी एसेट्स की वैल्यू है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे बिजनेस में हमें पता है कि उन एसेट्स की वैल्यू डाउन हो चुकी है। तो ये एक तरह से फेक इंफॉर्मेशन होगी आउटसाइडर्स के लिए, इंटरनल लोगों के लिए, सबके लिए, तो जिससे कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो भी ट्रू पिक्चर शो नहीं करेगी। ठीक है। So the true profit of the business can be ascertained only when all costs incurred for the purpose of earning revenues have been debited to the profit and loss account. ये तभी हम ट्रू पिक्चर दिखा सकते हैं अगर ये जो डेप्रिसिएशन है इसको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जाए। So as the assets are used in earning revenues, the depreciation in the value of asset is as much as expense. अगर एसेट्स को ही यूज करते हैं तभी हम रेवेन्यू अर्न करते हैं, अगर हमारी मशीनरीज यूज हो रही हैं तभी हम अपना गुड्स वगैरह बना पा रहे हैं और उन गुड्स को सेल करके हमारी अर्निंग होती है। ठीक है। लेकिन उस जहाँ एसेट्स हमारी अर्निंग के लिए हमारा सोर्स है, वही डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। ठीक है। तो ये वैसा ही एक्सपेंस है जैसे वेजेस, सैलरीज और रेंट है। ठीक है। तो जैसे हम वेजेस, सैलरीज, रेंट वगैरह इन सबको अपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इस डेप्रिसिएशन को भी चार्ज करना है। ठीक है। मतलब उन्हीं एक्सपेंस की तरह ही इनको ट्रीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। वही पॉइंट है, इफ द डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, द एसेट्स विल शोन इन द बैलेंस शीट एट द अमाउंट व्हिच इज एक्सेस ऑफ देयर ट्रू वैल्यू। मतलब उसकी ट्रू वैल्यू से वो ज्यादा भी शो होएंगी और बैलेंस शीट विल नॉट प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू। तो यहाँ पर ट्रू पिक्चर जो है वो उसकी नहीं शो होगी और फाइनेंशियल पोजीशन हमें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी बिजनेस की।
थर्ड पॉइंट इज टू असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ क्या है कि डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन आइटम ऑफ एक्सपेंस। द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अनलेस इट इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। अगर आप जानना चाहते हो कि हमारी एक्चुअल में जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट में हम मोस्टली क्या करते हैं कि जितने में हमारा स्टॉक परचेज हुआ, रॉ मटेरियल वगैरह, फिर उसमें हमने अपनी वेजेस वगैरह ऐड किया, ये जो भी हमारे ऊपर एक्सपेंसेस आए वो हमें सब ऐड करते हैं। लेकिन हम उसमें से अगर डेप्रिसिएशन को स्किप कर जाते हैं तो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि उन्हीं को प्रोड्यूस करने के लिए वो मशीनरीज यूज की गई हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स यूज की गई हैं, और कॉन्स्टेंटली उनका यूज होने की वजह से उनकी वैल्यू में भी कमी आई है। तो जितनी उनकी वैल्यू डाउन हुई है, एक्चुअल में वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूडेड होनी चाहिए। ठीक है, वो क्योंकि प्रोड्यूस करने के लिए उनको हमने यूज किया है। ठीक है, तो सो सेल प्राइस चार्जेबल फ्रॉम कस्टमर इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ cost of production, and hence if the depreciation is not included in cost of production, the sale price will be fixed at lower rates, and this is turn will lead to reduced profit. अगर हम इसको डेप्रिसिएशन को अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमारा सेल प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पर, तो डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ हम डेबिट करते हैं तो डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इज नॉट पेड इन कैश, यहाँ कैश में भी वो पे कर रहा है। लाइक अदर एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेस, सैलरीज, रेंट, ये सब हम कैश में पे करते हैं। हेंस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिटेन्ड इन बिजनेस, मतलब देखा जाए तो ये जो अमाउंट है वो हमारे बिजनेस के अंदर ही है, एंड इज यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसको हम यूज कर सकते हैं आगे नए एसेट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर एस्टिमेटेड स्पैन ऑफ लाइफ। जब उसकी वो लाइफ कंप्लीट हो जाती है, एक्सपायरी हो जाती है, उसके बाद हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ कैपिटल। यहाँ क्या है कि इफ द डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हो तो द प्रॉफिट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी द एक्सेस ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट ज्यादा से शो होगा। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल भी दिया था, अगर 1 लाख, अगर 10 लाख की आपकी मशीनरी थी तो 1 लाख आपका डेप्रिसिएशन बन रहा है हर बार, और 1 लाख अगर आप चार्ज करोगे तो उतने से आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन आप चार्ज ही नहीं करे तो 1 लाख से आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, एक्सेस में शो हो रहा है। तो सच एन excess profit may be wholly withdrawn by the proprietor or may distributed among the shareholders as dividend। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्सेस में प्रॉफिट आ रहा है वो कहाँ जाएगा? या तो हो सकता है कि वो ऑनर ही निकाल ले, या हो सकता है कि वो शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और अल्टीमेटली होगा क्या, इससे अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड विल आल्सो इंक्लूड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर आप ये देखो कि वो पोर्शन जो डिविडेंड के रूप में बांटा गया तो वो था क्या, वो एक्चुअल में प्रॉफिट ना होकर के वो डेप्रिसिएशन था। और अगर डेप्रिसिएशन को हमने एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो देखा जाए तो वो एक कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, वो एक तरह से मालिकों का ही पैसा था जो कि उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है एज ए प्रॉफिट के तौर पे, लेकिन एक्चुअल में तो वो प्रॉफिट नहीं था, वो था डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये तो इससे बचने के लिए, इससे प्रिवेंट होने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। नेक्स्ट है फॉर अवॉइडिंग ओवर स्पेंडिंग ऑफ टैक्स। अगर डेप्रिसिएशन जो है आपको पता वो डिडक्टिबल है, एक्सपेंस है टैक्स पर्पसेस के लिए, तो टैक्स जो है वो उस प्रॉफिट पे लगाया जाता है जो ये सब एक्सपेंसेस को डिडक्ट होने के बाद यानी कि चार्ज करने के बाद आता है। और अगर आप डेप्रिसिएशन उसमें से नहीं लगा रहे, उसमें चार्ज नहीं कर रहे हो तो प्रॉफिट आपका ज्यादा से तो शो होगा, तो उतने से आपको टैक्स भी ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे खुद के बिजनेस का ही लॉस है अगर हम उसको चार्ज नहीं करते हैं। So if depreciation is not debited to profit and loss account, the net profit shown by it will be in excess of actual profit. So we will also have to pay more income tax. हमें इसमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, और जबकि ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली एक एक्सपेंस ही है। नेक्स्ट 7 पॉइंट,
If the depreciation is not charged, the net profit shown by profit and loss account will exceed the actual profit, and as a result उससे क्या हो सकता है, employees may demand an increase in wages. अब profit ज्यादा शो हो रहा है, उसे employees डिमांड करते हैं हमारे wages बढ़ाओ, बोनस दो. It may also result in extravagance. It may lead to increase in competition in that type of business. तो ये सब extra objectives हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास जो टॉपिक, दैट इज अ फैक्टर्स डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इसमें अफेक्ट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल एंड ट्रू अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन. ये हम क्लियर कहेंगे कि नहीं पता किसी को भी कि कोई भी ऐसा एक्चुअल में डेप्रिसिएशन क्या होगा, क्योंकि इट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड बाय कीपिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स. कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम रखते हैं, अदरवाइज श्योरिटी नहीं है कोई भी एसेट इतना टाइम ही चलेगी. वो उससे ज्यादा भी चल सकती है, उससे कम चल सकती है, उससे पहले में जो है उससे बाद में जो है, कुछ भी पॉसिबल है. ठीक है. तो इसका कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करेंगे इस चीज के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट. तो यहाँ क्या है, द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज डिटरमिन्ड आफ्टर एडिंग ऑल एक्सपेंसेस incurred in bringing the assets to usable conditions such as जैसे freight, transit, insurance, installation cost. तो यहाँ पर ये बात पहले ध्यान रखनी है कि जब भी आप एसेट की यहाँ पर कॉस्ट शो करेंगे तो उसको लाने का जो एक्सपेंस है, जो उसको वहाँ पर इंस्टॉल कराने की जो कॉस्ट है, जो उसके ऊपर फ्रेट वगैरह पे किया गया है, या अगर कोई इंश्योरेंस कराई गई है, तो वो सब उस एसेट में इंक्लूडेड होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप मशीनरी आपने 80,000 से परचेज की है और 5,000 जिसका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस है, 5,000 फ्रेट आपने पे किया. ठीक है. ऐसे ही कुछ भी और एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं 10,000 से. तो अल्टीमेटली आपकी वो जो एसेट है वो 1 लाख की हुई. ठीक है. अगर आप उसको 80,000 शो करोगे तो ये तो आप लेस वैल्यू में शो कर रहे हो, तो अल्टीमेटली ये लॉस होगा. तो ये फैक्टर है कि इससे ये हमें इसको कंप्लीट उसकी कॉस्ट पे शो करना होता है. ठीक है. ताकि हम डेप्रिसिएशन भी एग्जैक्टली इसके ऊपर कैलकुलेट कर सकें. अगर हम पहले ही अपने एसेट की वैल्यू को कम शो करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी कम ही रह जाएगा. नेक्स्ट है, सेकंड इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. So useful life of an asset is estimated in terms of number of years. It can be effectively used for business operations. For example, if a machine can work for 25 years, but is likely to become obsolete in 15 years on account of availability of better type of machine due to improved technology, its useful life will be considered as only 15 years. मान लीजिए कोई एसेट वैसे तो 25 साल तक काम कर सकती है, लेकिन आपको ये भी पता है ना 25 साल में देखो कितने नई टेक्निक्स आ जाएंगी, कितनी फास्ट चीजें आ जाएंगी. तो हम लोग ये आइडिया लेके चलेंगे कि अब 25 इयर्स के अकॉर्डिंगली हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ऑब्सोल्यूट हो सकती है, वो आउटडेटेड हो सकती है. तो हम हमें ये पता है कि 15 इयर्स तक जो है उसकी टेक्नोलॉजी है, जो भी है उसको हम यूजफुल अच्छे से कर पाएंगे. तो दैट्स व्हाई हम उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 15 इयर्स को कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू वो होती है जो उसके बिल्कुल ऑब्सोल्यूट होने के बाद उसको जब हम सेल करते हैं तो उसका जो स्क्रैप होता है वो जितने में भी सेल हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू. सपोज अगर मशीनरी में आयरन है या कुछ भी है, तो ये जिस रेट पे अगर जैसे मान लीजिए वेट करा के ही हम उसको सेल कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी स्क्रैप होती है. इट इज एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ. हम उसकी पूरी उसकी यूजफुल लाइफ से उसको यूज कर लेते हैं. It is also known as residual value or breakup value. For example, a machine is purchased for 60,000. एक मशीनरी हमने परचेज किया है 60,000 में, 4,000 और स्पेंड ऑन इट्स फ्रेट. ये इसके ऊपर फ्रेट का खर्चा है 1,000. तो ये 6,000 ये सब ऐड होंगे. Then it is estimated that its serviceable life will be 10 years. Estimate life है 10 years, at the end of the which it will have a scrap value of ₹8,000. और 10 साल के बाद भी जो इसका स्क्रैप है वो 8,000 में सेल हो सकता है. तो अभी डेप्रिसिएशन हमें अगर उसका कैलकुलेट करना है तो आप देखेंगे 60,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000. आप एग्जैक्टली वैल्यू उसकी कॉस्ट वैल्यू निकाल लो, दैट इज 65,000. ओके. 65,000 में से 8,000 हमें रिकवर हो सकता
में भी हमें 8,000 65,000 8,000, अभी आपका अमाउंट बनेगा 57,000। 57,000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 10 years की लाइफ है, डिवाइडेड बाय 10, इट मींस 5700। ये हमने निकाला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दिस मशीनरी 5700 एवरी ईयर, हर साल 5700 से इसको चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग और एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ मेथड जो है ये वी हैव 8 मेथड्स, ओके, बट फर्स्ट 2 मेथड्स जो हैं वो हमारे सिलेबस में भी हैं, जिसको हम आगे कंसिडर करेंगे, प्रैक्टिकली कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो various methods have been devised for paying depreciation. Different methods are suitable for different assets depending upon the nature and type of the asset. So ये first is the straight line method, second is written down value method, third is annuity method, fourth is depreciation fund method, fifth is insurance policy method, sixth is evaluation method, seventh is depreciation method, and eighth is machine hour rate method. Okay, first 2 methods, yeah. Straight line method. Straight line method is, this method is also termed as original cost method. इसके नाम बहुत सारे हैं, ये आपको माइंड में रखने हैं। तो we can say equal installment method and fixed installment method. ठीक है, तो because under this method depreciation is charged at a fixed percentage. इसकी एक fixed percentage confirmed होती है और उसकी original cost के ऊपर। ओके, एंड वही जो आप फर्स्ट टाइम में इसका जो डेप्रिसिएशन इसका कैलकुलेट करते हो, हर साल हम फिर वही डेप्रिसिएशन ईयर टू ईयर इसका चार्ज करते रहते हैं। यदि कि डेप्रिसिएशन इसका हर बार चेंज नहीं होगा, सेम इंस्टॉलमेंट बनेगी हर बार। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द स्क्रैप वैल्यू। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया, सेम ये वही है। ईयरली डेप्रिसिएशन, दिस इज अ फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। ये आपका इसका फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, जो भी कॉस्ट वैल्यू है, जैसे अभी हमारे लास्ट एग्जांपल में था 65,000 और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू थी 8,000 और उसकी लाइफ थी 10, है ना, तो हमने 5700 से निकाला था। तो ये वही एग्जांपल है आपके पास। इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, क्योंकि इसका जितना भी जो भी अमाउंट हमारा आता है, जैसे इन दिस क्वेश्चन 8500 एवरी ईयर है, तो हर साल आपको 8500 से ही चार्ज करना है, तो हर बार आपको अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए नहीं है। तो इसकी जो मेरिट्स क्या है, ये सिंपल है, बिल्कुल एक ही बार आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, हर बार आपकी सेम इक्वल जो है वो इंस्टॉलमेंट बनती है, तो इक्वालिटी ऑफ द डेप्रिसिएशन बर्डन सेम ही रहेगा हर बार। एसेट्स कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, एसेट जो है वो लास्ट में के बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि लास्ट वाली जो लास्ट में जब आप आओगे तो बिल्कुल इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन। इसमें जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको कंसिडर किया जाता है और अप टू डेट डेप्रिसिएशन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो डीमेरिट है दैट इज द डिफिकल्टी कंप्यूटेशन। स्टार्टिंग में बस एक ही बार आपको खुद कंप्यूट करना होता है, लेकिन विद फॉर्मूला है, तो बस एक बार ये देखना जरूरी होता है कि इसकी स्पैन वैल्यू, स्पैन ऑफ लाइफ जो है वो क्या होगी। इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और इसकी स्क्रैप वैल्यू टेक अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, जैसे रिपेयर चार्जेस हैं ओल्ड होती जा रही है, लेकिन चार्ज हम इक्वल ही करते जा रहे हैं, जो हमने पहले साल चार्ज किया वही हम अगले साल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा अनसुटेबल रहता है, क्योंकि जो वैल्यू है एसेट की वो डे बाय डे कम होती है। ठीक है, और भी कम जो वो पहले साल में आपको देगी, शायद आने वाले सालों में वो उससे कम देती रहेगी हर साल। तो लेकिन डेप्रिसिएशन हमने सेम रखा, तो ये फेयर है। अनड्यू प्रेशर इन लेट ईयर, बाहर के पिछले सालों में लास्ट में आके ये प्रेशर बन जाता है, क्योंकि मशीनरी आउटपुट तो देती नहीं है, या कई बार मशीनरी बिल्कुल ही बेकार हो जाती है या लेकिन उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कमीशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। So this method does not take the consideration of loss of interest on the amount invested. जो भी हमने एसेट उसके ऊपर पैसा लगाया उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी तो पे कर रहे होंगे, तो वो हम इसमें इसको कंसिडर नहीं कर पाते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो अनरियलिस्टिक टू ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट टू जीरो, इसमें क्या होता है, ये भी अनरियलिस्टिक है, क्योंकि लास्ट में अगर हमने 10 साल के बाद देखेंगे
तो अगर वो आखिरी साल 10वां साल है तो उसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है। तो इट कंटिन्यूज टू बी यूज्ड इन द बिजनेस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। This method is suitable for those assets whose useful life can be estimated accurately and which do not require much expenses on repair and renewal. ठीक है, तो ये सब उन्हीं के लिए यूजफुल है। तो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग आज आपको एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर आप उसको कैश परचेज कर रहे हैं, और अगर वो आपकी क्रेडिट पे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ओके, second is entry for providing depreciation provided account debit to asset account। एंट्री फॉर द रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट को सेल करेंगे तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, एंट्री इन केस ऑफ लॉस सेल ऑफ एसेट, अगर लॉस हो जाता है इन केस उसको सेल करते हुए तो लॉस विल बी डेबिट, so loss on sale of asset account debit to asset account। and last entry that is the entry in case of gain, अगर लॉस की जगह गेन होता है तो asset account debit to gain on sale of asset account। तो ये 5 एंट्रीज हैं आपकी, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे एंड जो थ्योरी पोर्शन है इसको रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे।